हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। मतलब क्या है? sp2CX अबांध युक्त यौगिक। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने इसके पिछले वीडियो में और दो चार वीडियो में हमने sp3CX अबांध युक्त यौगिक के बारे में हमने सब पढ़ाई कर ली है, जिसमें हमने हाइलो एल्केन का वर्गीकरण अच्छे से समझ लिया। तो इसमें हमारे पास दो टॉपिक आ जाते हैं, एक आ जाता है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा आ जाता है एराइल हैलाइड। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। ठीक, आइए। इस हेडिंग का मतलब ये है कि इसमें जो भी यौगिक हमको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp2। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो यौगिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड हिंदी में इसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक वाइनिलिक हैलाइड। अब ये क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं कि वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है। ठीक, देखिए वाइनिलिक हैलाइड आप तो जान ही गए होंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो सीधे किस वाले कार्बन से जुड़ा होगा? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। अब sp2 संकरित कार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन का संकरण भी sp2 होगा, इसका भी संकरण क्या होगा? sp2। अब चाहे इस sp2 से चाहे इस sp2 से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जोड़ दें तो यही जो हमारे पास यौगिक बना है इसी यौगिक को हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो देखिए फिर से आप समझिए विनाइलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp2। तो ये पहचानने का तरीका होता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या लगा दें? Cl लगा दें। तो आपसे पूछा जाए बताइए विनाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? विनाइलिक हैलाइड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है, इसलिए विनाइलिक हैलाइड है। इधर साइड भी कुछ लग गया उधर लग गया उससे अपने मतलब नहीं है। बस हमको क्या देखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो sp2 का संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, ये भी हमारे पास विनाइलिक हैलाइड है। अब यहाँ पर X लगा है तो विनाइलिक हैलाइड बोल रहे हैं, यहाँ पर Cl लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक क्लोराइड। ठीक, तो हमारे पास आ जाता है क्या है? वाइनिलिक वाइनिलिक क्लोराइड। ठीक, अब एक बात और समझ लीजिए कि sp2 वाले में मतलब कहने का मतलब विनाइलिक क्लोराइड में जो डिग्री होती है इसमें हम डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 होना चाहिए। जहां पर कार्बन का संकरण sp3 होगा वहीं पर हम डिग्री की बात करते हैं, वरना नहीं करते हैं। यहाँ पर कार्बन का संकरण sp2 है इसलिए इसमें डिग्री की बात नहीं होगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। आइए और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार से कुछ लिख दिया जाए इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो आपसे पूछा जाए बताइए विनाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि सर इसमें देखिए एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसी से हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा है और इस कार्बन का संकरण sp2 है, इसलिए यह जो यौगिक दिया है वो कैसा यौगिक है? विनाइलिक हैलाइड है क्या? ठीक, तो उम्मीद करते हैं और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए जैसे लिख दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CCl और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? CH3। आपसे पूछा जाए कि बताइए विनाइलिक क्लोराइड है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप इसको सही से लिखेंगे। तो सही से लिखेंगे हम किस तरह से? इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड C। अब इसी Cl पे Cl लगा है, पिछली वीडियो में हमने बताया आप सबको। अब इसके बाद यहाँ क्या है? CH3। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब इन दोनों कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है। अब इसी sp2 वाले संकरण से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसकी आप परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए यदि कार्बन कार्बन द्वि आबंध के
sp2 संकेत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइनिलिक क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन द्विआबंध के कार्बन कार्बन द्विआबंध के, देखिए दो आबंध बोलिए या दो बंध बोलिए, बात एक ही है, ठीक ना। दो आबंध से sp2 संकृत कार्बन से sp2 संकृत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइनिलिक क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। यही दूसरा टॉपिक जो हमारा है, इसके बाद ये हमारा जो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स है उसका वर्गीकरण जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा हमारा है एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन परमाणु इसमें किससे जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड को ए आर, देखिए एरिल को केवल ए आर से लिखते हैं, इसी के साथ हम एक्स जोड़ देंगे तो एरिल हैलाइड को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ए आर का मतलब होता है केवल एरिल, एरिल का मतलब यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग से है। एरिल का मतलब किससे है, बेंजीन से है। ठीक, और एक्स का मतलब किससे है, हैलाइड से है। एक्स का मतलब तो आप जानते हैं किससे है, हैलाइड से है। तो एरिल हैलाइड को जो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए आर एक्स करके लिखते हैं। केवल ए आर लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। एक्स लगा है तो उसका मतलब क्या है, हैलाइड। दोनों आपस में जोड़ के लिखा रहेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा होता है। अब ये जो देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन परमाणु इसमें भी जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, sp2। समझ पा रहे हैं, इसमें भी एरिल हैलाइड में भी हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। और होता भी है क्यों, क्योंकि बेंजीन में हर एक कार्बन जो होता है, हर एक कार्बन का संकरण कितना होता है, sp2 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 पोजीशन होती है तो एक पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी बचे हैं 5 थे। अब 5 पोजीशन पे आप चाहे जो लगा दीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हाइलो एरेंज है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा कि आप तो बस केवल ये देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो सीधे बेंजीन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। यदि जुड़ा है तो हाइलो एरेंज है, यदि नहीं जुड़ा है तो हाइलो एरेंज नहीं है। हाइलो एरेंज चाहे आप बोलिए या एरिल हैलाइड बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, देखिए एग्जांपल, अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिख दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स लिख दे, यहाँ पर क्या लगा दे, CH3। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एरिल हैलाइड है कि नहीं है, तो आपको ये CH3 देख के घबराना नहीं है। आपको केवल क्या देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2 हो, लेकिन ये जो रिंग होना चाहिए कैसी होनी चाहिए, क्लोज रिंग होनी चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए, अगर हमने क्या बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2, लेकिन यदि ओपन में है तो वाइनिलिक, क्लोज में है तो एराइल हैलाइड। ठीक, और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हमारे पास आ जाता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे तो आपसे पूछे कि बताइए हाइलो एरेंज है कि नहीं है, तो देखिए डबल रिंग लग गया है तो उससे घबराना नहीं है, बस हाइड्रोजन परमाणु सीधे रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, और एग्जांपल यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम, तो ये सब हमारे पास क्या है, हेलो एरेंज है। ठीक, यहाँ पर एक्स लगा दें तो ये भी हमारा क्या है, हेलो एरेंज है। उम्मीद करते हैं ये बात आप सबको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया है, NO2 लगा दिया है। तो ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इतना जितना हमने एग्जांपल लिखा है ये सब किसका एग्जांपल है, हेलो एरेंज आप बोलिए या एरिल हैलाइड का बोलिए। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से सब वीडियो देखे होंगे और एरिल हैलाइड आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे पास हाइलो एल्केन और हाइलो एरेंज है
इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का नामकरण। देखिए हेलो एल्केन का नामकरण हम अलग से पढ़ेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स का नामकरण। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ के खत्म कर लेंगे, उसके बाद हेलो एरिन्स पे आएंगे। देखिए जब भी हम हेलो एल्केन का नामकरण करें या हेलो एरिन्स का नामकरण करें तो हम नामकरण दो प्रकार से करते हैं। एक होता है कॉमन नाम मतलब साधारण नाम, दूसरा होता है आयुपैक नेम, ठीक, मतलब जिसको हम बोलते हैं आईपीएससी नाम। ठीक, तो चाहे हेलो एल्केन हो या हेलोरिन्स हो, उन सबका नामकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक कॉमन नाम और एक आईपीएससी नाम। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आज ये समझेंगे कि जो भी हेलो एल्केन होगा उसका हम कॉमन नाम कैसे लिखेंगे, साधारण नाम कैसे लिखेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे आईपीएससी नाम। ठीक, तो ध्यान समझिएगा सभी लोग, ध्यान समझिए। देखिए हेलो एल्केन हो या हेलोइस हो उसका हम दो प्रकार से नामकरण करेंगे। एक तो होगा हमारे पास कॉमन नेम, ठीक, जिसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सीएन से। अगर मैं सीएन लिखा हूं तो इसका मतलब कौन नेम है, कॉमन नेम है। हिंदी होती है साधारण नाम, हिंदी क्या है, साधारण नाम। दूसरा हमारे पास आ जाता है आयुपैक नेम, दूसरा क्या है आयुपैक नेम, जिसको हम आईपीएससी नाम बोलते हैं। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा किससे, आई एन से। तो अगर मैं आई एन लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आईपीएससी नाम लिखा जा रहा है। सीएन लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉमन नाम लिखा जा रहा है। ठीक, लेकिन इस वीडियो में केवल हमें समझेंगे कि जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो उसका कॉमन नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन नाम सीखेंगे। ठीक, तो आप सब हेडिंग लगा लीजिएगा, कॉमन नेम, साधारण नाम। तो देखिए अगर हमको हेलो एल्केन का साधारण नाम लिखना है तो सबसे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब उसके बाद इनका नाम कैसे लिखा जाएगा कॉमन वाला उसको मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइसो सेक टर्ट और नियो का। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइसोसेक टर्ट नियो। तो हमारे पास ये 5 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमको पहले सीखना होगा, इसी के हिसाब से हम कॉमन नाम हेलो एल्केन का लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एन आइसोसेक टर्ट और नियो। अब सवाल ये है कि ये है क्या। ठीक है, एन आइसोसेक टर्ट और नियो जो हो, नियो है वो है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो हमने लिखा है एन आइसो सेक टट और नियो, ये सब परफिक्स है। परफिक्स का मतलब क्या होता है कि नाम के पहले लगने वाला। जैसे आप सब देखे होंगे कि लिखा जाता है श्रीमती ए या मिस्टर ए, तो श्रीमती मिस्टर क्या है, नाम के पहले लगे हैं। तो जो नाम के पहले लगा होता है उसको हम बोलते हैं परफिक्स। तो उसी प्रकार से जो हेलो एल्केन होता है उसका जब हम कॉमन नाम लिखते हैं तो उनका भी परफिक्स होता है। कभी कभी एन लिखा जाता है, कभी कभी आइसो, कभी कभी सेक, कभी कभी टट और कभी कभी नियो। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कब एन लगाना है, कब आइसो लगाना है, कब सेक, कब टट और कब नियो लगाना है। तो आइए इसके लिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम समझेंगे कि एन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम किसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एन, कॉन्सेप्ट ऑफ एन। तो सबसे पहले हम बारी बारी इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एन का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर जो एन लिखा गया है इसका मतलब होता है नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आप जानते हैं साधारण, या तो इसी को हम बोलते हैं कि इसका मतलब होता है अनब्रांच। इसका मतलब क्या होता है, अनब्रांच। अनब्रांच माने कोई शाखा ना हो। ठीक, अब सवाल ये है कि शाखा उखा वाली क्या बात आ गई। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए CH3 CH, यहाँ पर CH3 लिख दें, यहाँ पर CH2, उसके बाद यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर देखिए हमको एक यौगिक दिख रहा है। तो ये जो यौगिक है इसमें देखिए ये होता है आपके पास मेन पैरेंट चेन,
जो सबसे ज्यादा कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं मेन पेरेंट चेन। अब उस मेन पेरेंट चेन से अगर कुछ लगा होता है, या ऐसी बोलूं कि कोई नीचे लटका हो या कोई ऊपर लटका हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच, वो होती है आपकी शाखा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या समझना है, एन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो एन में क्या होता है, अनब्रांच होता है। अनब्रांच मतलब कोई शाखा नहीं होती है। जो भी यौगिक दिया रहेगा वो एक सीधी श्रृंखला में दिया रहेगा, उसमें कोई लटकने वाली, जो जैसे यहाँ पर C3 लटका है, ऐसी कोई चीज नहीं लटकेगी। ठीक, तब उसके लिए अगर हमको देखना है कि वो सीधी चेन है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से इनका नाम कैसे हम लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए लिख दिया जाए C3, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, Cl। इसको आपका कॉमन नाम लिखना है। तो कॉमन नाम लिखने का तरीका जो होता है, इधर देख लीजिए तरीका, थोड़ा सा तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर आपके पास RX दिया गया है, RX का मतलब क्या है, हेलो एल्केन, इसका आपको नामकरण करना है। तो नामकरण करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम R का नाम लिखते हैं। R का नाम क्या होगा आपके पास, एल्काइल। R का नाम क्या होगा, एल्काइल। उसके बाद X का नाम लिखते हैं, हैलाइड। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, एस का। हमेशा जितने कार्बन रहेंगे उसको हम गिन के उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो हेलोजन लगे रहेगा उसका नाम जोड़ देंगे। अगर एक्स लगा है तो हैलाइड, Cl लगा है तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, इसी तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है C3Cl का, तो इसमें बताइए C3Cl में कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। जैसे आपको अगर इसका नाम नहीं मालूम है, CH3 का नाम मिथिल होता है, तो आप केवल इतना करिए कि जो इतने कार्बन है उसका नाम तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का, कि ये मेथ, प्रो, ब्यूट, ये सब जानते ही हैं। तो उसी के कॉमन नाम जब लिखेंगे तो उसी में केवल आप YL जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा उसका कॉमन नाम। ठीक, तो जैसे देखिए एक कार्बन यहाँ पर है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, इसी में हम क्या जोड़ देंगे, YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल या मिथाइल। और इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे, हेलोजन का नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमें एन लगाएं कि ना लगाएं। तो देखिए यहाँ पर हमें एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन लगा देंगे तभी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, लगाएंगे तभी ठीक है। देखिए C3Cl का नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। एन लगाने से हमको केवल ये समझ में आता है कि ये जो मेथिल क्लोराइड दिया गया है इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए C3CH2Cl, C3CH2Cl। अब इसको आपको नाम बताना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले R का नाम, उसके बाद X का नाम, कॉमन नाम बता रहे हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। अब हमने बताया कि कॉमन नाम लिखने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। तो एथिल और Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। Br होता तो ब्रोमाइड हो जाता। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि N लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन क्या बता रहा है कि जो एथिल क्लोराइड है इसमें कोई ब्रांच नहीं लगा है। आप अगर एन नहीं लिखेंगे तब भी सही है, केवल एथिल क्लोराइड लिखेंगे तब भी सही है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए लिख दिया जाए CH3CH2 यहाँ पर Cl। अब इसमें बताइए कोई ब्रांच है, नहीं है। एन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन, कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। इसी में हम कॉमन नाम लिखने के लिए क्या जोड़ देंगे, YL, तो हो जाएगा प्रोपाइल। और Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपके पास एन प्रोपिल क्लोराइड। एन नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखिए CH3CH2CH2Cl नहीं, इस बार आपकी Br ले लेते हैं। अब आपको इसका कॉमन नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि एन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पर हम सबसे पहले लगा देंगे एन। अब टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। और इसी में हम क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ब्यूटाइल। और यहाँ पर Br लगा है तो Br का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, CH3CH2CH2CH2 यहाँ पर लिख दें F। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दें, F। अब आपको बताना है इसका कॉमन नाम, आप इसका कॉमन नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं होमवर्क में। जैसे पहला ही हो गया, उसके बाद इसका आप लिख लीजिएगा CH3CH2F, CH3CH2 का थ्राइस, उसके बाद CH2, उसके बाद यहाँ पर
ये जो थ्राइस लिखा गया है CH2 का थ्राइस, इसको मैं अगली वीडियो में आप सबको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप प्रयास करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए n का मतलब जो हमने यहाँ पर आप सबको बताया है, इसमें तो इस तरह दिया रहेगा, आप सही कर लेंगे, लेकिन जब आपको हिंदी में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका संरचना सूत्र लिखिए, तो अचानक से ऐसे आ जाएगा कि n ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर n का मतलब आप नहीं समझे रहेंगे, तो आपको ये बनाने में दिक्कत होगी। ठीक, क्वेश्चन इस तरह दिया आएगा, ये दिया रहेगा नाम और आपसे संरचना सूत्र पूछ लेगा चाहे जिसका। ठीक, तो जैसे दे दिया जाए कि एन हेक्सिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एन का मतलब आप सीधे समझ जाएंगे कि जो हेक्सिल ब्रोमाइड है इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन सीधे श्रृंखला में जुड़े हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं लगा है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। चलिए हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आइसो का। ठीक, तो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब आइसो का मतलब होता है सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब समान। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तब आप जान पाएंगे कि कहाँ हमको आइसो लगाना है। ठीक, तो आइए हम आइसो वाले कॉन्सेप्ट को अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, इस तरह समझ सकते हैं कि CH3 CH CH3 उसके बाद यहाँ पर Cl। ठीक, अब आइसो कब लगाएंगे ध्यान समझिएगा। देखिए A वाला CH3 और A वाला CH3, यदि इसी कार्बन पे दोनों समान ग्रुप लगे हैं, समान का मतलब केवल CH3 हो, ये नहीं कि समान का मतलब कि C2H5 भी C2H5 भी दोनों लग जाए तो उसके लिए भी आइसो ना, केवल क्या हो, CH3 हो। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आइसो का उपयोग करते हैं। अभी एक दो एग्जांपल और बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका नाम हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइसो। आइसो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये परफिक्स में लगता है। अब कब लगता है कि जब यहाँ पर समान समान ग्रुप लगे हों। ठीक, यहाँ पर क्या हो, समान समान ग्रुप लगे हों इसी वाले कार्बन से, तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइसो। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और उसमें क्या जोड़ देना है, YL। तो आइसोप्रोपाइल और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मजे की बात यह है कि जो आइसो वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो हमेशा 3 कार्बन से शुरू होता है। 2 कार्बन में आइसो का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। हमेशा कितने कार्बन से क्लियर, हमेशा 3 कार्बन से आइसो का कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। ठीक, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पर CH3 उसके बाद CH, अब Cl को नीचे लिख दें, यहाँ पर क्या लगा दें, CH3 लगा देंगे, तो ये भी आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कब हम आइसो लगाएंगे और कब आइसो नहीं लगाएंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो चेक करिए। देखिए यहाँ पर तो CH3 है, लेकिन जो ए वाला जो CH3 जिस कार्बन से जुड़ा है यहीं पर CH3 होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें ये जो CH3 है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है इसी कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, एक और CH3, इसीलिए तो इसका नाम सिमिलर बोला गया है। तो अगर सिमिलर नहीं रहेगा तो वहां पर हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो CH3 है, इसके बाद CH2 है, फिर CH है और उसके बाद यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर CH3 यहाँ पर होता तब हम आइसो का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए वाला CH3 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कहाँ हमको आइसो का प्रयोग करना है। तो ए वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आइसो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको बंद मिटा दे रहे हैं। देखिए जैसे इस तरह से लिख दिया जाए, CH3 CH CH3 CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, Cl। आपको बताना है इसका कॉमन नाम। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर CH3 जिस CH से जुड़ा है, क्या उससे CH3 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो जुड़ा है। तो दोनों यहाँ पर देखिए समान ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लगे हैं, इसलिए यहाँ पर आइसो का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास आइसो। अब देखिए कितने टोटल कार्बन है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटाइल।
पेंट लिखते हैं, यही क्या जोड़ेंगे वाई तो पेंटाइल हो जाएगा। Cl के लिए क्या होता है क्लोराइड। यहाँ में देखिए गिनती उनती नहीं करते हैं, कोई कंफ्यूज मत होना कि आप गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं, किधर से गिनती करें, वो सब आईपीएससी नाम में गिनती किया जाता है। ठीक, कॉमन नाम में तो आप केवल जितने कार्बन है उतने कार्बन आप गिन लीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल और कर लेते हैं, चलिए यही एग्जाम्पल हम आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। आपको बताना रहेगा कि इसका साधारण नाम क्या होगा। एक होमवर्क ये रहेगा, एक और दे देते हैं CH3 का ट्वाइस, उसके बाद CH, CH2 का 4, उसके बाद Br। इन दोनों का आप होमवर्क करना और कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। बाकी ए वाला कॉन्सेप्ट, ये जो यहाँ पर CH3 का ट्वाइस लगा है, इन सब का मतलब क्या है, इसको मैं अगले वीडियो में आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप सबको समझ में आई होगी। यह भी हमारा यहाँ पर सेक्ट नियो रह गया है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आप हमको और प्रोत्साहन मिले और हम आपके तरह आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।